अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट के पास ना जो तुर्क का इक्का है वो मैंने कुछ सैकड़ों बार कहा होगा, व्लॉग्स में आप सुन सकते हैं। वो है मियां शहबाज शरीफ। और सैकड़ों बार ही मैंने ये कहा होगा कि शहबाज शरीफ साहब एक ऑनेस्ट ऑनेस्ट तरीन आप कह लें कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं। लेकिन सैकड़ों बार ये भी कहा होगा कि वो पॉलिटिशियन नहीं है। अच्छा, मसला ये होता है कि ये ऐसा शख्स ना बाज़ टाइम यूज हो रहा होता है, और उसको बार बार जो होता है ना, जो घर का बड़ा होता है, जो उसका उससे मोहब्बत करने वाला होता है, वो उसको समझा रहा होता है कि ये काम तुम ना करो। लेकिन वो कहता है कि मैंने करके रहना, मेरी समझ, मेरी अकल, मेरी स्पीड, और मैं ऐसे। अच्छा, जैसे ही हुकूमत ख़त्म हुई पीडीएम की, तो जितने मामलात थे, हम सब जानते हैं कि पीपल्स पार्टी ने खूब रज के टांगे खींची। और हर वो भोंडा काम जो शहबाज शरीफ साहब कर सकते थे, जिसे पीएमएल एन की वाट लग सकती थी, वो लगवाई। और बार बार मना करने के बावजूद जो उन्होंने की, हाँ, सिर्फ जो बात उन्होंने मानी वो इकोनॉमी के हिसाब से मानी, लेकिन जो परसेप्शन था ना, उसका जो बेड़ा गर्क किया वो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया। उसकी कई एक मिसालें हैं। मसलन स्टार्टिंग में कहा था मियाँ साहब ने कि आप इमरान खान को अरेस्ट करो, देन अरेस्ट करो। जैसे जैसे अदालत छोड़ती रहे, आप अरेस्ट करते जाओ और फिर आप मैदान में आ जाओ। शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब की सुनी, नहीं किया। अच्छा, और मियाँ साहब ऐसा नहीं कि पसे पर्दा कहते रहे, वो अगर आप देखें सारा रिकॉर्ड है, वो सीढ़ियों से चढ़ते उतरते कहते थे कितने बड़े केसेस हैं। यानी कि ऐलान कर रहे थे। एक तरफ तो अंदर से खाने पैगाम जा रहे थे ना कि इकोनॉमी को ऐसे चलाओ, ऐसे करो, ऐसे करो। मिफ्ता इस्माइल साहब वर्क कर रहे थे। अच्छा, उधर से जनाब डार साहब को फिर भेजना पड़ गया। डार साहब ने कहा कि जी ठीक है, मैं करता हूँ। डार साहब ने पेट्रोल पूरा कर दिया, इकॉनमी दुरुस्त कर दी। लेकिन आप मुझे ये बताएं ना कि वो तो पेट्रोल पूरा कर रहे थे ना, जहाज का जो ईंधन है वो पूरा कर रहे थे। पायलट ही जहाज ना उड़ाए तो फिर क्या करे? पायलट ही जहाज की जो ना लेवल वो जमीन के पास ही रखे, वो ऊपर लेके ना जाए, तो क्या करे? तो शहबाज शरीफ साहब से ये करवाया गया और उन्होंने किया। अभी की मैं आपको सूरत हाल बताता हूँ, क्या सूरत हाल बनी हुई है। बीच में मैंने ये बात कही जब ये मियाँ साहब के आने का ऐलान हुआ, तो उससे बार बार मैं ये कह रहा था कि ना मरीम नवाज ट्वीट कर रही है, ना मियाँ नवाज शरीफ कर रहे हैं। और मियाँ साहब को पकड़ के सीढ़ियों में खड़े करके और जनाब वापसी का ऐलान कर दिया। देन जनाब उन्होंने प्रेशराइज करके मरीम से ट्वीट भी करवा दी। मरीम ने यहाँ पे कंपेन भी शुरू कर दी और शदीद तरीन प्रेशराइज करके ये सारे काम करवाए, और मजबूरन करने पड़े। वो बड़े बाप की बड़ी बेटी, ये बड़े भाई फंसे हुए हैं। अभी क्या हुआ, जैसे ही ये सारे मामलात हुए, यानी कि पीडीएम की हुकूमत खत्म होती है, शहबाज शरीफ साहब धड़म जनाब मरीम नवाज के मामलात में मुदाखलत करते हैं। जबकि मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे तरीके से कि मियाँ साहब ने तीन बनाए। एक इकोनॉमी का, जिसको पहले मिफ्ता इस्माइल साहब चला रहे थे, फिर उसको हेड बहुत ताकत के साथ डार साहब के हाथ में दिया, और डार साहब ने फ्री हैंडली काम किया। सेकंड हुकूमत थी, और जो पीडीएम के मामला थे उसके लिए शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे। उनको ये कहा कि ठीक है, अब तुम बन गए हो, तुम ये फिर करो, इस तरीके से संभालो। थर्ड जो उनकी थी ना, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, वो दी मरीम नवाज शरीफ को कि आप पार्टी को ऑर्गेनाइज करो और इलेक्शन की तैयारी करो, और हर जगह पर जो मामलात जो करना है वो करो पार्टी के लिए, लेकिन हुकूमत के अंदर मामलात में कतई जगह पे मुदाखलत ना करो। ये चल रहा था, ये सब कुछ हुआ। शहबाज शरीफ साहब ने पीडीएम की हुकूमत खत्म होते ही मियाँ साहब ने वापस बुला लिया उधर। फिर मियाँ साहब ने कहा कि चलो पीछे सारे मरियम ने जो करना था कर लिया, अब आप जाओ। जैसे ही गए 48 घंटे के बाद ये वापस हो गए। अच्छा, 40 घंटे के बाद वापस हो गए। इनको किसी ने भेजा, इन्होंने कहा जनाब वो अरब शहजादा और फलाना और इमकाना, ये बात उड़ाई गई। और वो अपना मुर्तज़ा अली शाह ने रिपोर्ट की, और बाद में हाँ, इस तरह की बहुत सारी मुलाकातें हो सकती हैं, हो रही होंगी, कोई मसला नहीं। लेकिन ये जाके साथ में बैठे क्यों? इसलिए कि नहीं, ऐसे काम ना करो। अब मैं आपको बताता हूँ असल ये गेम है क्या। बहुत सारे लोग कह रहे हैं स्टैब्लिशमेंट के साथ जो है ना टकराव ठीक नहीं है। देखिए क्या ठीक नहीं होगा, इस मुल्क को तो डिफॉल्ट कर दिया था। उस गधा जो कुएं में गिर चुका हुआ था, उसको खींच के बाहर निकाला पीडीएम की हुकूमत ने। और पीडीएम की हुकूमत क्या थी? मियां नवाज शरीफ ने और पीएमएलएन ने, मतलब पीएमएलएन की जड़ें काटने में
پیپلز پارٹی اور مولانا بھی خاموش تھے اور انہوں نے اپنے بینیفٹس لیے، باقی تو اور کچھ بھی نہیں۔ باقی تو جو چھوٹی پارٹیاں تھیں انہوں نے بھی نقصان اٹھائے، باقی مطلب ایم کیو ایم نے اپنے بینیفٹس لیے۔ کچھ جو چھوٹی پارٹیاں تھیں بلوچستان کی، اختر مینگل وغیرہ، یہ انہوں نے بھی قربانی دی، مطلب بالکل انہوں نے ڈٹ کے میاں صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ لیکن جب ایسی ڈانچیں چل رہی ہیں تو ان کو تو نظر آ رہا تھا نا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ایک مثال جو کہ بار بار میں نے دی ہے آپ کو اپنے ولاگز میں، کہ اچھے وقت میں نا برے وقت کی تیاری کرتے ہیں، لیکن برے وقت میں نا اچھے وقت کی تیاری کرتے ہیں۔ میاں صاحب ایک ہی جگہ پہ اڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں یار 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم بناؤں اور ورس حالات کے اندر بناؤں، اور اس ملک کو میں نے ترقی اور خوشحالی کے راستے دکھائے ہیں، اور آپ لوگوں نے، کوئی اور نہیں ہے، آپ لوگوں نے غدار، چور، ڈکیت ڈکلیئر کیا ہے، اور بہت بڑی تعداد ان سے ہے نا، اکثریت نہیں لیکن بہت بڑی تعداد، وہ اس بات پہ یقین کر چکے ہوئے ہیں، وہ کچھ سننا ہی نہیں چاہتے۔ یہ گالیاں کس نے سکھائی ہیں؟ یہ سب 5th جنریشن وارفیئر یہ کس نے ایجاد کی ہے، کس نے نکالی ہے، اور اپنے ملک کے خلاف وہ وہاں پہ مانتے نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اب نہیں ہوگا۔ میاں صاحب کہتے ہیں پھر ہوگا، یا تو پچھلوں کو رگڑا دے دو۔ ٹھیک ہے، یہ ہے ٹوٹل گیم، یہ ہے ٹوٹل گیم۔ مجرم کو سزا نہیں ملے گی، کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی میاں صاحب کا جو نا بیچ میں یہ آیا تھا، یعنی کہ جب مریم نے اعلان کیا، ٹویٹ کی، تیاریاں شروع ہوئیں، تو اس کے بعد جو ہے نا پھر ایسی جو ہے نا گوم گوم کی کیفیت ہے۔ میاں صاحب بالکل درست کر رہے ہیں، میاں صاحب کو نہیں آنا چاہیے۔ میاں صاحب کہتے ہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، مطلب آپ آسمان سے اترے ہوئے ہو، کون لوگ ہو، جرم کی سزا کہہ رہے ہیں، یہ تو نہیں کہہ رہے کہ یار خواہ میری خوشی کے لیے، عوام کی خوشی کے لیے کسی کو رگڑا دے دو، کسی سے چوری کا مال واپس نہ لے، اس کو چوری کی سزا نہ ملے۔ اتنا بڑا اس ملک کے ساتھ مطلب زیادتی ہو کے رہ گئی، لیکن کوئی کچھ نہ کرے۔ تو یہ ہے تھوڑا سا جھگڑا، اب اس کو اب کسی مرضی نظر سے دیکھ لیں۔ مطلب اسٹیبلشمنٹ نے کس خوبصورتی سے عدالت میں اور آپس میں پنگا ڈال کے، اور آخر میں یہ 9 مئی کا واقعہ کروا کے خود مظلوم بن گئی، لیکن کام وہی کر رہے ہیں۔ تو وہی بے شمار آپ چیزیں دیکھیں، آخر میں جاتے جاتے جناب کس طریقے سے یہ نیب کوڈ کو کھول کے چلے گئے، اور نیب کوڈ جس طرح سے ایکٹیو ہوئی ہے، آخری بات میں بات کر کے تو ختم کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں جو طاقتور ہے نا، اگر وہ یہ کہے نا کہ ہلنا بھی نہیں، نیب دفتر سے نہ باہر نکلے گا، ہمیں آرڈر ہی نہیں ملے۔ السلام علیکم۔